नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हंटर कमीशन 1882-83 की। इसके पूर्व हम लोगों ने बात किया था वोट डिस्पैच 1854 की। दोस्तों, आपको बता दें कि 1854 के रिकमेंडेशन के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है और 1857 में भारतीयों की क्रांति के बाद भारत की शासन सत्ता कंपनी से ब्रिटिश संसद के हाथ में चली जाती है। 1854 की घोषणा पत्र के बाद भारत की शिक्षा का कोई परीक्षण नहीं हुआ और शिक्षा में अनेक दोष आ गए थे। वुड के घोषणा पत्र में मिशनरियों का एकाधिकार समाप्त हो गया था, अतः ईसाई मिशनरी बड़े विक्षुब्ध हो उठे थे। उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध यह कहकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया था कि भारत में शिक्षा नीति वुड के घोषणा पत्र के विरुद्ध जा रही है। इन लोगों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक एक संगठन बनाया। सन 1882 में जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो मिशनरियों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड रिपन से मिला और उनसे भारतीय शिक्षा की जांच की प्रार्थना की। भारत आकर लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर दी। इस आयोग के अध्यक्ष वायसराय की कार्यकारिणी सभा के सदस्य सर विलियम हंटर थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। हंटर के अतिरिक्त इस आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। अब हम लोग आयोग के कार्यक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। आयोग का कार्यक्षेत्र विशेष रूप से इस बात की जांच करना था कि 1854 के घोषणा पत्र के सिद्धांत को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही उन उपायों का सुझाव भी देना था जो आदेश पत्र में निर्धारित नीति को भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए आयोग के विचार से वांछित प्रतीत हो। इस प्रकार जांच करने का प्रमुख रूप से 5 क्षेत्र उसके निर्धारित किए गए। क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है? नंबर 2, देश में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? भारत की शिक्षा प्रणाली में राजकीय विद्यालयों का क्या स्थान है और भारतीय शिक्षा में उनकी आवश्यकता है या नहीं है? शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों का क्या स्थान है? लगभग 10 माह के पश्चात 1883 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। क्या सिफारिशें थी आयोग की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कहा कि सरकार को जनसाधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, उनका प्रचार और सुधार की ओर पहले से अधिक ध्यान देना चाहिए। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम और शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पक्षों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। नीति के संबंध में बात किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा को जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होना चाहिए, उनका माध्यम देशी भाषाएं हों, इसे सरकार पूर्ण रूप संरक्षण मिले, भारत की पिछड़ी तथा आदिवासी जातियों में उद्धार, आर्थिक सहायता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। आयोग का सुझाव था कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन का कार्यभार पालिकाओं और जिला परिषदों को सौंप दे। ये संस्थाएं और परिषद बनाकर अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रबंध, विकास, व्यय और निरीक्षण आदि करें। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए पृथक कोष का निर्धारण करें और यह धनराशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय की जाए। प्रांतीय सरकारें 1/3 या 1/2 भाग अनुदान स्थानीय सरकार को दें। पाठ्यक्रम के संबंध में आयोग का सुझाव था कि प्रत्येक प्रांत अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करे, परंतु आयोग ने कुछ व्यवहारिक और जीवन उपयोगी विषय जैसे कृषि, बही खाता, महाजनी गणित, क्षेत्र मिति, सरल विज्ञान तथा आरोग्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। प्रशिक्षण के संबंध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने पर जोर दिया। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल अवश्य होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके विस्तार के लिए माध्यमिक शिक्षा का भार योग्य और कुशल भारतीयों को सौंपकर सरकार को स्वयं इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार सहायता अनुदान प्रणाली का पालन करे। जिस क्षेत्र की जनता सहायता अनुदान से भी माध्यमिक स्कूल चलाने में समर्थ न हो, ऐसे स्थान पर सरकार आदर्श माध्यमिक स्कूल स्थापित कर सकती है, परंतु ऐसा स्कूल जिले में 1 से अधिक नहीं होगा। गैर सरकारी स्कूल यदि चाहे तो सरकारी स्कूल से कम फीस ले सकते हैं, आयोग से अधिक नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में वो मौन था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। हंटर कमीशन को हम इसलिए भी याद करते हैं कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विभाजन किया और पहला जिसमें साहित्यिक पाठ्यक्रम और दूसरा जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम था।
उच्च शिक्षा के लिए भी आयोग ने जो सुझाव दिए उसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की भांति सरकार को उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न रख करके व्यक्तिगत रूप से नागरिकों पर ही छोड़ देना चाहिए तथा उन्हें आर्थिक अनुदान देना चाहिए। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान देने का आधार परीक्षा फल न हो, वरन अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों का व्यय, उनकी कार्यक्षमता तथा आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए। महाविद्यालयों में विभिन्नकृत पाठ्यक्रम रखे जाएं। प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त होने के लिए यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योग्य विद्यार्थियों को शिल्प संबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देकर विदेश भेजा जाए। विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें लिखी जाए जिनमें प्राकृतिक धर्म और मानव धर्म के सिद्धांतों का पूर्ण विवेचन हो। समय समय पर आवश्यकता अनुसार कॉलेजों का भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री आदि के लिए विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए। धार्मिक शिक्षा के संबंध में आयोग का कहना था कि गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा कदापि न दी जाए। महिला शिक्षा के संबंध में आयोग का विचार था कि महिला शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बालिका विद्यालयों के लिए और सहायता अनुदान के नियम सरल होने चाहिए, उनके लिए पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए। महिला शिक्षा का प्रसार करने के लिए उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए तथा उन्हें छात्रवृत्तियां देनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का प्रसार करने के लिए उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, उन्हें छात्रवृत्तियां देनी चाहिए। उनके लिए छात्रावासों का प्रबंध होना चाहिए। यथासंभव बालिका विद्यालयों में स्त्री शिक्षिकाएं रखी जाएं। बालिका विद्यालयों में निरीक्षण के लिए सुशिक्षित महिला निरीक्षकों रखी जाएं। मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में आयोग ने कहा कि मुसलमानों की शिक्षा के विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। मुसलमानों की शिक्षा का पृथक प्रबंध किया जाए। मुसलमान विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएं। जिन स्थानों पर मुसलमानों की संख्या अधिक है वहाँ के स्कूलों में हिंदुस्तानी और फारसी पढ़ने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा संचालकों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मुसलमानों की शिक्षा का पृथक विवरण देना चाहिए। पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा, पिछड़ी जातियों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इसकी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। सरकार इनके लिए विद्यालय की स्थापना करे। इन जातियों के छात्रों को शिक्षा देने के लिए यथासंभव इन्हें जातियों को शिक्षक होने चाहिए। इन जातियों के विद्यार्थियों के सभ्य जातियों के संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया जाए। अब हम बात करते हैं कि आयोग ने मिशनरियों के प्रयास के संबंध में क्या कहा। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मुख्य कारण ईसाई धर्म प्रचारकों का आंदोलन भी था। आयोग ने मिशनरियों की शिक्षा के संबंध में सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं को सौंपने का निर्णय दिया और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत हाथों में सौंपने का प्रयास किया। इस संबंध में आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से अभिप्राय भारतीय जनता से है। इसमें मिशनरियों को बहुत ठेस लगी, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। अब हम लोग आयोग के जो रिकमेंडेशन थे उसके कुछ गुणों की बात करते हैं। आयोग ने भारतीयों के लिए एक निश्चित नीति कर दी। 1854 के घोषणा पत्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को और पुष्टि प्रदान की। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति की। ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर के आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारत की शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों का समावेश करने का सुझाव देकर आयोग ने शिक्षा का एकांगीपन दूर किया और जीवन तथा शिक्षा के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ही स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के विकास में सहायता मिली। अब हम लोग आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई उनमें क्या कमियां रह गई उनकी बात करते हैं। आयोग की सिफारिशों में हम देखते हैं कि मौलिकता की कमी है और ज़्यादातर सिफारिशें वही हैं जो वुड डिस्पैच में देखने को मिलता है, उसी रिकमेंडेशन को दोबारा करते हैं। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के ऊपर डाल दिया। इन संस्थाओं के पास इतना धन नहीं था कि वे जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इसके बाद आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए पृथक कोष निर्माण का सुझाव तो दिया, परंतु उसके लिए कोई अनुपात निश्चित नहीं किया। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि प्रांतीय सरकारें पर्याप्त सहायता दें, परंतु पर्याप्त की मात्रा निश्चित नहीं की गई। आयोग माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के संबंध में चुप रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा ही शिक्षा का माध्यम बनी रही और भारतीय भाषाओं का विकास इच्छा अनुरूप नहीं हो सका। आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की। इससे देश में सांप्रदायिकता पैदा हुई। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के हट जाने से व्यक्तिगत विद्यालय इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि शिक्षा का विकास संख्यात्मक रूप से तो बढ़ा,
परंतु उनकी गुणवत्ता घटने लगी। व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हंटर कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय शिक्षा पर। हंटर एक्ट की सिफारिशों के प्रभाव स्वरूप हम देखते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यालयों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई। छात्रों की संख्या बढ़ गई, सहायता अनुदान की मात्रा बढ़ी, शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार हुआ, भारतीयों का भारतीयकरण हम देखते हैं कि शिक्षा का हो रहा है। मिशनरियों ने अपना ध्यान नगरों की शिक्षा से हटाकर पिछड़े बालकों की शिक्षा पर केंद्रित किया और भारतीय शिक्षा में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी, किंतु संख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षा का स्तर घट गया। शिक्षा परीक्षा प्रधान, पुस्तकीय, सैद्धांतिक, अंग्रेजी प्रधान बनी रही। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने हंटर कमीशन के बारे में बात किया। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में, रेलवे आयोग के बारे में, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।